नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा 138 एनआई एक्ट केस के बारे में। दोस्तों, ये एक लैंडमार्क जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसी विषय में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक केस है कर्नाटका का। दोस्तों, इस केस में जो कंप्लेनेंट है उसने 2013 में एक केस फाइल किया अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत में चेक का, और जिसके तहत उसने प्राइवेट कंप्लेंट के तहत में एक चेक बाउंस का केस फाइल किया। और उस चेक बाउंस के केस में उसकी जो प्ली थी वो ये थी कि मैंने जो है एक्यूज्ड को 2 लाख रुपए का लोन दिया था और उसके एवज में जो है उसने मुझे चेक दिया, और उस दौरान उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट पर भी साइन होता है जिसमें जो है 2 लाख रुपए का जिक्र आता है। इस केस को फाइल करने के बाद दोस्तों, जब इसका आउटकम आया तो लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, और यानी कि एक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया। और जो एक्विटल के ग्राउंड थे दोस्तों वो ये थे, सबसे पहला ग्राउंड ये था कि जो कंप्लेनेंट है उसके स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शंस हैं। स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन का जहाँ तक सवाल है वो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब कंप्लेनेंट ने केस फाइल किया उस समय ये कहा था अपनी कंप्लेंट में कि ये जो चेक है मैंने जब एडवांस दिया उस समय उसने मुझे बीइंग ए सिक्योरिटी इस चेक को दिया। लेकिन दोस्तों, जब क्रॉस के टाइम में उसे क्वेश्चन पुट किया गया तो उसने ये कह दिया कि ये जो चेक है जब मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने 6 महीने बाद में मुझे ये चेक दिया। तो दोस्तों, कोर्ट ने एक ये कंट्राडिक्शन पकड़ी। दूसरी दोस्तों ये कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उस एग्रीमेंट में स्टैम्प पेपर जो खरीदा गया था, साइन जो थे वो उस स्टैम्प पेपर के ऊपर ही थे, ना कि जो एग्रीमेंट की शर्तें थी नेक्स्ट पेज पे, यानी जो प्लेन पेपर पे शर्तें थी उस पे। यानी प्लेन पेपर पे साइन नहीं थे एक्यूज के, इसलिए उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना। इसके बाद दोस्तों जो ट्रायल कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया कि इसने कंप्लेनेंट ने अपनी कैपेसिटी कहीं पे भी शो नहीं करी कि ये जो चेक है लोन के अगेंस्ट में दिया गया था, यानी कि अपनी फिनेंशियल कैपेसिटी को कहीं शो नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात कोर्ट ने ऑब्जर्व करी वो ये थी कि इस कंप्लेनेंट ने पूरी भी ट्रायल में अपनी आईटीआर पेश नहीं की, जिससे ये साबित हो सके कि ये जो चेक है जो लोन दिया गया है वो उसने उस साल की जो आईटीआर है उसमें उसने उसको दिखाया है, यानी आईटीआर में उस लोन को उसने शो नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने ये माना कि इसकी फिनेंशियल कैपेसिटी जब वो लोन एलिजिबली देने की बात कर रहा है उस दिन नहीं थी। तो दोस्तों, ये 3-4 ग्राउंड के ऊपर में लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने जो है एक्विटल कर दिया। उसके बाद में दोस्तों ये कंप्लेनेंट जो है हाई कोर्ट केस लेके जाता है, और हाई कोर्ट में भी 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने एक्विटल को ही अपहेल्ड कर दिया, यानी एक्विटल को ही मान लिया, और जो ग्राउंड ट्रायल कोर्ट के थे उसको एज इट इज़ मान लिया। इसके बाद दोस्तों ये केस आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अगस्त 2024 में ये जो केस है श्री दत्तात्रेय वर्सेस सहारनपा के नाम से ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस मसीह की बेंच ने भी इस केस में एक्विटल को अपहेल्ड कर दिया, और ये माना कि जो कंप्लेनेंट है यहाँ पे अपीलेंट जो है उसने ना तो अपनी आईटीआर में ये रकम दिखाई, ना ही इसने अपनी कैपेसिटी जो है फिनेंशियल कैपेसिटी को प्रूव किया। इसके अलावा जो कंट्राडिक्शन थे उसके स्टेटमेंट में कि चेक पहले ये कह रहा था कि लोन एडवांसमेंट के टाइम दिया, बाद में इसने क्रॉस में कह दिया कि जी ये लोन एडवांसमेंट के बाद में जब मैंने रिफंड मांगा उस समय मैंने ये चेक उससे लिया था सिक्योरिटी के रूप में। तो दोस्तों, इन 4-5 जो कंट्राडिक्शंस या जो 4-5 रीज़न है इनके ऊपर में ये केस जो है एक्विटल हो गया, और कंप्लेनेंट का जो केस है ये खारिज हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि कंप्लेंट में अगर आपने किसी तरह की कोई कमी छोड़ दी या क्रॉस में कोई कंट्राडिक्शन रह गया तो दोस्तों ये कंप्लेनेंट के खिलाफ जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने आईटीआर में अपनी लोन अमाउंट का शो नहीं किया है, या फिर आपने जो लोन दिया है उस लोन देने को किसी भी तरह से प्रूव नहीं किया है और अपनी फिनेंशियल कैपेसिटी को आपने शो नहीं किया है, तो ये जो जजमेंट है आपके लिए बहुत ही कामयाबी के लिए ज़रूरी है, और आपके लिए भी ये जजमेंट काफ़ी
महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने ये लैकुना छोड़ दिए तो कंप्लेंट जो केस है वो खारिज हो जाएगा और एक्यूज को जो है इसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसे किसी भी तरह की कोई एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेंट की खुद की एविडेंस के बेस पे ही उसका केस ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 138 का केस फाइल करने से पहले 3-4 चीज़ों को जो इस केस में डिस्कस की गई है उसको ज़रूर ध्यान में रखें और उसी के बाद फाइल करें। तो दोस्तों, ये एक 138 की कंप्लेंट के ऊपर में छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।